तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो नंबर 2। और आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द आंसर पे। देखिए, जब हम स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द आंसर की बात करते हैं तो मैंने आपको बोला कि तीन स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जनरली कभी भी बच्चे जब आंसर लिखते हैं तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, वो ये करी है कि एक रॉन्ग अप्रोच ये होती है कि इस रॉन्ग अप्रोच के तहत बच्चे जो है इंट्रोडक्शन में कई बार कुछ प्री मेमोराइज्ड डेफिनेशंस लिख देते हैं। कई बार वो कुछ प्री मेमोराइज्ड डेटा लिख देते हैं। कई बार कुछ कोट्स लिख देते हैं। ये तीनों चीजें गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इंट्रोडक्शन कभी भी आपके आंसर का ये नहीं होता। अब उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा, जैसे मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में भी ये बात बोली कि यूपीएससी के आंसर्स दो प्रकार के होते हैं। वो या तो 150 वर्ड का होता है और या 250 वर्ड्स का होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब आपका आंसर में वर्ड लिमिट ही अनफॉर्चुनेटली इतना है, तो इस वर्ड लिमिट के अंदर हमें आंसर के इंट्रोडक्शन में कोई भी रिडंडेंट चीज नहीं लिखनी है। रिडंडेंट का मतलब होता है अनवांटेड चीज। क्योंकि एनी अनवांटेड रिडंडेंट पॉइंट दैट यू विल राइट, दैट unwanted or redundant point will only create more negative value in the answer। क्योंकि देखिए, मेजोरिटी क्वेश्चंस अगर आप पीवाईक्यूज को भी देखते हैं तो वो कभी भी आपसे डेफिनेशंस नहीं मांगते। जब वो डेफिनेशंस नहीं मांग रहे, आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? बहुत रेयर होता है, और होता है, पर बहुत रेयर होता है कि वो कहता है कि किसी क्वेश्चन में कि आप उस पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करो। अगर आपसे वो डिफाइन चीज मांग रहा है तब तो उसको डिफाइन करना और डेफिनेशंस देना एक लॉजिकल पॉइंट है। अदरवाइज ये अनवांटेड और रिडंडेंट माना जाएगा। दूसरा, किसी भी प्रकार का डेटा ड्रॉपिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज वो आंसर को किसी भी तरीके से वैल्यू ऐड नहीं करता। किसी भी तरीके से कोई कोट लिख देना वो सिर्फ आपका स्पेस खाएगा। इसीलिए ये डेटा ड्रॉपिंग एंड कोट को मैं मानता हूं, दे आर कॉल्ड स्पेस मॉन्गरर्स। स्पेस मॉन्गरर्स का मतलब होता है दे ईट अप द स्पेस पर से। ये प्रॉब्लम याद रखनी है। अब इंट्रोडक्शन में क्या करना है हमें? सबसे पहले तो एक रूल याद रखना है। रूल ये याद रखना है कि अगर आंसर 150 वर्ड्स का है तो 150 वर्ड के आंसर में इंट्रोडक्शन हमारा 30 वर्ड्स का होगा। अगर आंसर 250 वर्ड्स का है तो उस आंसर का इंट्रोडक्शन हमारा 40 वर्ड्स का होगा। ये एक फिक्स्ड रूल याद रखो, ताकि इसके डिविएशन को शो नहीं करेंगे और इस पे स्टिक करेंगे तो आपको फायदा होगा। अब इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना होता है? हमें हमेशा एक स्नैपशॉट देना होता है। यानी कि एग्जामिनर को आइडिएट करने के लिए एक स्पेस देनी होती है। अगर मैं एक सिंपल पॉइंट बोलूं, आप सभी जो पॉलिटी पढ़ते हो, पॉलिटी में आपने सबने एक पॉइंट सुना होगा कि इंडियन प्रीएम्बल इज बेसिकली द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पालकी वाला ने बोला था, जो एक स्कॉलर है, प्रसिद्ध कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पहचान है। यानी कि इंट्रोडक्शन आपके लिए क्या है? आपके एग्जामिनर के लिए आपके आंसर की एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। क्योंकि बेटा, एग्जामिनर जो है ना, वो नहीं जानता कि आप कौन हो। उसको नहीं पता कि भाई आपने आईआईटी से पढ़ाई की है या आपने मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। आप उसके सामने अपनी इमेज कैसे बनाओगे? थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ योर आंसर। 30 वर्ड्स में या 40 वर्ड्स में एग्जामिनर को ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि आपका जो आंसर है, उस आंसर में आप क्या एक पर्सपेक्टिव देने जा रहे हैं।
आपका क्या पर्सपेक्टिव होने जा रहा है? आपको वो चीज क्लियर करनी है इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन को पढ़ते ही एग्जामिनर को ये समझ आ जाना चाहिए कि मैं इस आंसर में एक क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्या फ्लो एक्सपेक्ट करूंगा। एग्जामिनर को ये तुरंत पता चल जाना चाहिए कि इस बंदे ने इस आंसर के अंदर इन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करनी है। यानी कि अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इंट्रोडक्शन इज योर समरी ऑफ द आंसर। और अगर मैं और इसको एक प्रिसाइज लैंग्वेज में बोलूं, एक 150 वर्ड का आंसर 30 वर्ड में, या 250 वर्ड का आंसर 40 वर्ड में इंट्रोडक्शन है। यानी कि ये आंसर का आंसर है, इसीलिए इंट्रोडक्शन टफ होता है। और इंट्रोडक्शन में लोग गलतियां करते हैं। तो जो मेंटरशिप एक्स वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मैं पर्सनली जब आपके एक एक को आंसर को इवेलुएट करके बताऊंगा ना कि देखो, आपने यहां पर ये आंसर की समरी नहीं दी, आप आंसर में लिखना ये चाह रहे थे, आपने वो लिखा, लेकिन आपने वो चीज का विजुअल इम्प्रिंट एग्जामिनर को नहीं दिया। क्योंकि जब तक आपका इंट्रोडक्शन स्मूथ नहीं होगा ना, तब तक आप जो है इंट्रोडक्शन की वजह से वो क्लैरिटी ऑफ थॉट बाकी आंसर में भी नहीं ला पाओगे। और मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जितना कंफ्यूजिंग आपका इंट्रोडक्शन होगा ना, उतना ही कंफ्यूजिंग आपका रिमेनिंग आंसर भी होगा। उतना ही कंफ्यूजिंग आपका रिमेनिंग आंसर होगा। क्योंकि एग्जामिनर एकदम से पकड़ लेता है कि अगर इस बंदे को 3 4 लाइनों में क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है कि इसने आंसर में क्या लिखना है, तो उसके आंसर में ऑलरेडी झोल है। इस रीजन से एग्जामिनर क्या करता है कि इंट्रोडक्शन को रीड करते ही वो अपने माइंड में एक थॉट बना लेता है कि मुझे इसको 1 आउट ऑफ 10 देना है, या 2 आउट ऑफ 10 देना है, या 3 आउट ऑफ 10 देना है। अगर आपने एग्जामिनर को इस पॉइंट पे पुश कर दिया कि एग्जामिनर 3 आउट ऑफ 10 देगा, या एग्जामिनर को पुश कर दिया कि वो आपको 4 आउट ऑफ 10 देगा, रेयर। तो इस केस में अगर आप यहां तक सक्सेसफुल हो गए अपने इंट्रोडक्शन से, तो फिर गेम वहीं आ जाता है कि फिर आप जब बॉडी पार्ट पे जाओगे तो वहां पे आपको खेलना है हाफ मार्क एडिशनल पे। क्योंकि ऑलरेडी एग्जामिनर के माइंड में आप उसको यहां तक पुश कर चुके हो अपने एक इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन से उसको वो क्लैरिटी आ गई कि बस इसमें दम है, ये करेगा। और ये आधा एडिशनल मार्क आपको देना था, बस। और ये गेम हम यहाँ पर खेल पाएंगे फिर। पर अगर आपने एग्जामिनर में ये इम्प्रिंट छोड़ दिया एक पुअर क्वालिटी इंट्रोडक्शन से कि 1 मार्क ही देगा अब वो, तो फिर आप जितनी मर्जी मेहनत आगे बॉडी में कर लो और जितने अच्छे पॉइंट्स बॉडी में लिखोगे, एग्जामिनर का एक बार लेंस सेट हो गया तो वो लेंस चेंज नहीं करेगा फिर। ये चीज याद रखना, दिस इज वेरी क्रूशियल। ठीक है जी। बॉडी के अंदर देर आर 3 थिंग्स। सबसे पहले होता है यहाँ पे हुक। हुक होता है बेसिकली इंट्रोडक्शन से बॉडी तक ट्रांजिशन करने वाला पॉइंट। जब आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया तो हुक नेचुरली स्टार्ट होना चाहिए। आपको एग्जामिनर को ये वर्ड नहीं लिखना है हुक। ये भी आऊंगा इस पॉइंट पे। तो हुक में ट्रांजिशन पॉइंट में हम चर्चा करते हैं एक स्पेसिफिक चीज की, कि यहां पर हम जो भी क्वेश्चन एट हैंड है उसका हम एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देते हैं। ये पता है सबसे टफ कौन से आंसर्स में होता है? ज्योग्राफी के आंसर्स में, हिस्ट्री के आंसर्स में, और एथिक्स के आंसर्स। पर घबराओ मत, आपको सिखाऊंगा मैं ये मेंटरशिप एक्स में कि आपने क्या लिखने हैं यहाँ पर हुक्स। क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का क्या फोकस है? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का फोकस ये है कि हम पूरे डिबेट को कंटेक्चुअलाइज करते हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। हुक हमेशा स्टैंडर्ड एक लाइन का होना चाहिए, ओनली 1 लाइन, नथिंग एल्स। हुक के बाद आती है हमारी बॉडी।
बॉडी में हम हमेशा एड्रेस करते हैं डायरेक्टिव वर्ड। डायरेक्टिव वर्ड मीन्स कि हर क्वेश्चन के बाजू में, उसके एंड में यूपीएससी आपको देता है डिस्कस, एग्जामिन, एलुसिडेट, एटसेट्रा। ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि बॉडी में हर एक कंटेंट जो आप लिखोगे, वो कंटेंट इन डायरेक्टिव वर्ड्स के बेसिस पे ही फिल्टर होगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इन इंडिया इन कंट्रास्ट टू सिविल सोसाइटी इन यूरोप, तो यहां पर डायरेक्टिव वर्ड डिस्कस। लेकिन अगर मैं ये डिस्कस की जगह कह दूं कि इलेबोरेट द एवोल्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इन इंडिया, या यहां पर मैं कह दूं इलेबोरेट के स्थान पर क्रिटिकली इवेलुएट द एवोल्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडिया, तो यहां पर दोनों केसेस में इस आंसर की बॉडी का कंटेंट अलग होगा। तो बॉडी में कंटेंट डिफरेंशिएशन होता है। इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में एक पॉइंट बोला था कि मेंस एग्जाम का सारा गेम है डेप्थ का, कि जिसके पास कंटेंट है वो ही लिख पाएगा। अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो फिर आप ये कंटेंट डिफरेंशिएशन डिस्कस वर्सेस क्रिटिकली इवैल्यूएट में कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिर आपके पास सिविल सोसाइटी के लिए सिर्फ एक पैराग्राफ ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो आपने एक पैराग्राफ रटा हुआ है जिसमें आपने 5 पॉइंट रटे हुए हैं। तो अब आप वेरी करोगे, मतलब वरी ही नहीं करोगे इस चीज को कि वेरिएशन शो करना है, क्योंकि आपने सिविल सोसाइटी के लिए डेप्थ में पढ़ाई नहीं करी। सिविल सोसाइटी को लेकर मात्रा आपने जो है सिर्फ एक पैराग्राफ रट लिया। तो वो पैराग्राफ रटने से क्या होगा कि आपकी डेप्थ जो है वो विजिबल ही नहीं होगी, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं डिस्कस अगर पूछ रहा है तो उसमें क्या लिखूं, और क्रिटिकली इवैल्यूएट पूछ रहा है तो उसमें इंफॉर्मेशन अलग कैसे करूं। तो इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में क्या बोला, डेप्थ मैटर्स। डेप्थ डिसाइड्स एवरीथिंग। इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स डिसाइड एवरीथिंग। इसीलिए जो आपके सोर्सेज आपको पढ़ने हैं दे डिसाइड एवरीथिंग। और अभी भी अगर 2026 के पेपर को प्रीलिम्स के देख के अगर आप अभी तक नहीं जागे कि नहीं हम वही पुराने सोर्सेज जो 2023 से पढ़ते आ रहे हैं हम पढ़ते रहेंगे, तो फिर भगवान आपके साथ रहे, यूपीएससी आपके साथ नहीं रहेगा। हर साल सोर्स चेंज होगा, होता है, पेपर का पैटर्न देख लीजिए। तो ये चीज आपके सामने। तो बॉडी में व्हाट डू वी एड्रेस द डायरेक्टिव वर्ड। नाउ रिमेंबर 2 पॉइंट्स, कि बॉडी में आपके पास ना एक क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहां पर ये है कि बॉडी में आप जब डायरेक्टिव वर्ड को एड्रेस कर रहे होते हो तो आप उसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो। पॉइंट्स में नहीं लिखना है तो आप बुलेट केस में भी लिख सकते हो। पॉइंट्स यूज करोगे तो याद रखना, जो पिछले वीडियो में भी बताया, कि इंडियन न्यूमरल यूज करना। बुलेट्स यूज करनी है तो फिर बुलेट्स पे ही स्टिक करना, पर डायरेक्टिव वर्ड एड्रेस करना। आपको फ्लो चार्ट भी बनाना है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रखना। फ्लो चार्ट को अगर एक्सप्लेन करने के लिए पैराग्राफ का स्पेस रिक्वायर्ड हुआ तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फ्लो चार्ट्स, ये याद रखने। सो यू हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी टू डिजाइन द बॉडी इन द वे यू लाइक, बट प्रोवाइडेड यू आर एड्रेसिंग द डायरेक्टिव वर्ड एंड नॉट राइटिंग रैंडम नॉनसेंस विच इज देयर। बॉडी का कंक्लूडरी पार्ट आता है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं ग्लाइडर। ग्लाइडर एक ट्रांजिशन पॉइंट होता है टू कंक्लूजन। तो ग्लाइडर को समझने के लिए कंक्लूजन समझना जरूरी है। कंक्लूजन का मतलब होता है
एंडिंग ऑफ योर आंसर। एंडिंग में हम क्या करते हैं हमेशा, एक पॉइंट, स्टैंडर्ड पॉइंट याद रखना है, योर आंसर विल ऑलवेज एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट एंड टू फ्यूचरिस्टिक सजेशंस। आंसर को कंक्लूड कभी भी नेगेटिव पॉइंट पे या नेगेटिव टोन में नहीं करना। तो कंक्लूजन का टोन हमेशा पॉजिटिव होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव वर्ड। टू फ्यूचरिस्टिक सजेशंस देने हैं, यानी कि चीज आगे बेहतर इंप्रूव कैसे हो सकती है, पॉजिटिव कैसे हो सकती है, बेटर कैसे हो सकती है, ये आएगा फिर से वही डेप्थ से। क्योंकि जितनी डीप रीडिंग करी होगी उतने ज्यादा दिमाग में सजेशंस होंगे, वरना दो ही सजेशंस याद करोगे, हर आंसर में वही लिखोगे। तो हाउ डज देन कंक्लूजन बिकम डिफरेंट फ्रॉम ग्लाइडर? सो ग्लाइडर इज बेसिकली अगेन वन पॉजिटिव पॉइंट, वन फ्यूचरिस्टिक सजेशन। तो फिर बच्चे कहेंगे कि देन हाउ इज ग्लाइडर डिफरेंट फ्रॉम कंक्लूजन? देयर इज नो डिफरेंस। इनफैक्ट ग्लाइडर इज कॉल्ड मिनी कंक्लूजन, but we don't call it mini conclusion only, we call it mini conclusion of body, and conclusion is called conclusion of the answer। तो ये फर्क याद रखना है। बॉडी जहां पर कॉम्पैक्टली खत्म हो रही है उसको ग्लाइडर कहते हैं। तो आपके पूरे आंसर में इफेक्टिवली तीन फ्यूचरिस्टिक सजेशंस होंगे, तीन पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे ही होंगे, जिनमें से आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप डिसाइड करो कि इन तीन में से मुझे ग्लाइडर में कौन सा एक रखना है और कंक्लूजन में कौन से दो रखने हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी। ये है स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द आंसर। अब दो तीन चीजें मैं क्लैरिफाई कर दूं। ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया ये मात्र जीएस के लिए है। ये वाला स्ट्रक्चर इसको ऑप्शनल में मत लगाइएगा, ऑप्शनल के आंसर्स का स्ट्रक्चर अलग होता है। वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, वी आर डिस्कसिंग दिस। सो इसको ऑप्शनल में यूज मत कीजिएगा, दिक्कत आएगी। आपका ऑप्शनल का टीचर आपको बताएगा उसमें क्या अलग है, वो मेरा काम नहीं। दूसरी चीज, जब हम जनरली बात करते हैं आंसर 150 वर्ड का, तो मैंने आपको जैसे बोला 30 वर्ड्स का आपका होना चाहिए इंट्रोडक्शन, 70 to 80 वर्ड्स का आपका होना चाहिए बॉडी, 30 to 40 वर्ड्स का आपका होना चाहिए कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर याद रखना दिमाग में। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन विद रिस्पेक्ट टू द आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी। नाउ कम्स द डायरेक्टिव वर्ड पार्ट, जो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको इलेबोरेट कर दूंगा।